एक गर्म दोपहर में जब दिल्ली की अदालतों में बस औपचारिकताएं पूरी हो रही थीं, अचानक एक नंगे पांव बच्चा दरवाजा धक्का देकर भीतर घुस आया। उसके हाथ में एक मुड़ी टुड़ी चिट्ठी थी और उसकी आंखों में एक ऐसा डर जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी पल टूटने वाली हो। कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा कौन है, न ही वह क्यों आया था, लेकिन कुछ था उसके कांपते हाथों और भीगी पलकों में, कुछ ऐसा जो हर किसी को खामोश कर गया। एक साधारण सी अदालत अचानक एक युद्ध का मैदान बन गई, न्याय, सत्ता और इंसानियत के बीच। उस दिन जो हुआ, उसने न केवल एक माँ और उसके बच्चे की किस्मत बदली, बल्कि उन तमाम सवालों को जन्म दिया जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जिंदा सवाल है। क्या कभी एक मासूम आवाज दुनिया को बदल सकती है? दिल्ली की गर्मी उस दिन कुछ ज्यादा ही भटकी हुई थी। शाम होने में अभी देर थी, लेकिन पुरानी दिल्ली के न्यायालय का बड़ा सा हॉल, भारी भीड़ और चिपचिपा हुआ हवा, सब कुछ और भी भारी कर रहा था। बेचैन लोग, पसीने में भीगती आवाजें, और एक अदालत जहां सब कुछ लगभग तय था। एक और गरीब पर न्याय का दरवाजा बैंड होने वाला था। न्यायाधीश शर्मा अपने हथौड़ा टेबल पर बजाकर लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जब अचानक एक अजीब सी हलचल मच गई। दरवाजे के कोने से एक छोटा सा बच्चा, नंगे पैर, फाटे पुराने कपड़ों में, सीधा अदालत के बीचों बीच दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुरानी मुरझाई सी कागज की चिट्ठी थी, जो उसके कंपते हुए हाथों में लपेट कर पकड़ी गई थी। उसके आंखों में एक ऐसी घबराहट थी जैसे दुनिया का सारा बोझ उसकी छोटी सी छाती पर रखा हो। वो बिना किसी झिझक के सीधा जज की तरफ इशारा करते हुए चीख पड़ा, कृपया मुझे बोलने दीजिए। पहले तो सब झटके में आ गए। सुरक्षा कर्मचारी तुरंत उसकी तरफ भागे, लेकिन न्यायाधीश शर्मा ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। पूरी अदालत में एक घेरा सन्नाटा छा गया। हवा तक जैसे थम गई थी। बच्चा, जिसे देखकर लग रहा था कि वो सिर्फ 6 साल का होगा, अपनी पूरी जान लगाकर खुद को संभाल रहा था। उसका हर सांस, हर आंखों की चमक एक ही बात कहती थी, अगर इस वक्त उसे सुना नहीं गया तो कुछ ऐसा टूट जाएगा जो दोबारा कभी नहीं जुड़ पाएगा। जज ने संकेत किया और वो बच्चा अपना पुराना चिट्ठा जज के सामने ले आया। जब जज ने कागज को पकड़ा, उसके हाथ भी एक पल के लिए रुक गए। चिट्ठी पुरानी थी, थोड़ी सी गीली और कोने से फाटी हुई, लेकिन उसमें लिखा हर शब्द जैसे दिल के अंदर से निकला हो। सूखी स्याही में भी एक ताजा चीख की तरह। लोग अपनी जगह पर जम गए, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हो कि एक बच्चा बिना किसी समर्थन के किस तूफान को लेके आया था। न्यायाधीश ने चिट्ठी को पलट कर देखा, फिर उस बच्चे के मासूम चेहरे को देखा। बच्चा आंखों से कह रहा था, कृपया समझिए, हम बस एक अवसर चाहते हैं। पूरी अदालत में उस वक्त एक अजीब सी भावना थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे समय अपनी चाल भूल गया हो। हवा में सिर्फ एक चीज थी, उम्मीद और असमंजस का संगम। बच्चा अब भी कंप रहा था। उसका पतला सा शरीर, जो साल भर की भूख और थकान का सबूत था, उस घड़ी एक वीर योद्धा की तरह था, जो जानता था कि ये उसका अंतिम प्रयास है। उसकी आंखें जज के आंखों में सीधी देख रही थी, बिना किसी डर के, बिना किसी शाट के, जैसे कहता हो, मुझे नहीं, पर इंसाफ को बचाइए। और जब जज ने चिट्ठी पढ़ी, उनके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। पहले विस्मय, फिर गहन उदासी, और फिर एक ऐसी गंभीरता जैसे किसी ने उनके हृदय के अंदर एक पुराना दबा हुआ दर्द जगा दिया हो। हवा में एक और हलचल हुई, इस बार सांसों की, दिलों की, आंखों के कोने से टपकती आंसू की। इस बीच सबसे कोने में एक दुबली सी महिला, फते दुपट्टे में छुपी प्रिया, अपने मुंह को हाथ से छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें बरसती जा रही थी, लेकिन आवाज में एक भी शब्द नहीं था। जो कुछ बोलना था वो उसका बेटा बोल चुका था, एक मुरझाए कागज पर लिखकर, एक फाटे दिल के जख्म से। तभी समझ में आया, ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, ये एक आरोप था, ये एक प्रार्थना थी, ये एक गवाही थी उस अंधकार के खिलाफ जो गरीबी और अन्याय के नाम पर रोजी रोटी छीन लेता है। और इस बार कोई मुंह मोड़ नहीं सकता था। लोग चुपचाप तक रहे थे, जैसे किसी अनजाने घटना का इंतजार कर रहे हो। न्यायाधीश के हाथ में वो चिट्ठी अब एक सबूत थी, एक भुलाए हुए इंसानियत के लिए एक याद दिलाने वाली चीख। कहीं दूर, किसी कोने में,
घंटी की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे संसार को जगाने का संकेत देती हो। और इसी तरह एक नंगे पैरों वाला छोटा बच्चा एक फाते पुराने चिट्ठी के साथ उस दिन दिल्ली की सबसे बड़े अदालत में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अनेक अनजाने प्रियाओं के लिए भी इंसाफ मांगने आया था। अदालत में फैला हुआ सन्नाटा अब धीरे धीरे हल्की फुसफुसाहट में बदल रहा था। जज शर्मा चिट्ठी को अपने हाथों में दबाए बैठे थे, जैसे उसकी हर लकीर को समझने की कोशिश कर रहे हो। हर नजर उनके और उस छोटे बच्चे के बीच की उस अनजानी दौर को देख रही थी, जो सभी समझे बिना भी महसूस कर रहे थे। लेकिन इस बेचैनी के बीच सबसे दूर एक कुर्सी पर छुपी हुई एक महिला अपनी आक्रोश और लाचारी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। प्रिया प्रिया का शरीर एक पट्टे की तरह कांप रहा था। उसके कमजोर हाथों में एक पुराना थैला था, जिसमें कुछ कपड़े और एक छोटा सा फोटो फ्रेम था। उसका सब कुछ वही था। प्रिया एक समय में एक सपने देखने वाली लड़की थी, लेकिन अब एक ऐसी माँ थी जिसे दुनिया के बीच बेइज्जत होकर अपने घर से निकाला जा रहा था। उसका मन रो रहा था, लेकिन आंखें सबके सामने तूत कर रो नहीं सकती थी। सब कुछ इतना आसान था जैसे उसकी जिंदगी का फैसला बस कुछ कागजी कार्यवाही का मामला हो। अदालत में प्रशांत वर्मा का वकील, एक मोटा और घमंडी आदमी, खड़ा था, अपनी कड़क आवाज में बयान करते हुए कि प्रिया बेकार और जिम्मेदार नहीं है, कि वो किराया छोड़े बिना घर छोड़ने से इनकार कर रही है, जैसे वो किसी सामान का हिसाब कर रहा हो, इंसान का नहीं। वकील के शब्दों में कोई संवेदना नहीं थी, सिर्फ एक जीतने की भूख थी, एक गरीब महिला को और नीचा दिखाने का सुख। वर्मा, जो अपनी कुर्सी पर अपने सुफायद कपदों में सुख से बैठा था, बार बार अपने घड़ी को देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, कितना समय और लगेगा इस बेकार तमाशे में। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे एक शिकारी अपने शिकार के कराहने का मजा ले रहा हो। पुरानी दिल्ली में वर्मा जैसे लोग अलग नहीं होते, जिन्होंने पैसा कमाने के चक्कर में इंसानियत को काफी पहले गिरवी रख दिया होता है। जज शर्मा अभी भी चिट्ठी को पकड़कर बैठे थे। उनके चेहरे पर लिखा था, कुछ तो गलत है, कुछ तो ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कानून के कागजों के आगे सच्चाई अक्सर एक खामोश गुहार बन जाती है। जज ने अपने आसपास देखा, उस छोटे बच्चे को जो अपनी माँ के पास सिमट गया था, और फिर वर्मा के वकील को। दोनों दुनियाओं का संघर्ष उसी पल में जिंदा था। तब तक प्रिया के पास कोई वकील नहीं था। उसके पास न पैसे थे, न समर्थन। वो तो बस एक माँ थी, जो अपने बेटे के साथ एक छोटी सी जिंदगी जीती थी। दिन में कपड़े धोकर, रात में दूसरों के घर झाड़ू पोछा करके गुजारा करती थी। उसका सपना सिर्फ इतना था, एक छत, 2 वक्त की रोटी और अपने बेटे के लिए एक अच्छी जिंदगी का सपना। लेकिन आज सब कुछ उसके हाथों से फिसल रहा था, जैसे रेत की मुट्ठी। जज शर्मा ने एक गहरी सांस ली और मुकदमा सुनाने का संकेत दिया। वकील फिर से बोलने लगा, इस बार और अधिक तीखे शब्दों में। प्रिया का दिल हर शब्द के साथ और डूबता गया। हर आंख जो उस पर टिकी थी, उसके लिए एक अलग सी चुभन बन गई थी। लेकिन तभी एक पल के लिए उसने अपने बेटे के चेहरे को देखा। अभी की आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक अद्भुत विश्वास, जैसे कह रहा हो, माँ, हम लड़ सकते हैं। और तब जज ने हाथ उठाकर सबको शांत करने का संकेत दिया। उसने चिट्ठी को अपने पास से उठाकर हल्की आवाज में बोला, इस चिट्ठी में जो कहा गया है उससे घटना का दृष्टिकोण बदल सकता है। यह कहकर उन्होंने चिट्ठी को जोर से टेबल पर रखा। हवा में एक भरी संकेत था। यह आज सिर्फ एक एविक्शन का केस नहीं रह गया था, यह आज एक कहानी थी। एक कहानी जो किसी की मजबूरी, किसी की छाल और किसी की हिम्मत के बीच लिखी जा रही थी। सडनली कोर्ट रूम का माहौल बदल गया। जहां लोग प्रिया को एक हारी हुई लड़ाई की पतरा के रूप में देख रहे थे, अब वही लोग उसके तरफ आंखों में सवाल लेकर देखने लगे। लोग फुर्सत से बैठ गए, जैसे जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा। जज शर्मा का चेहरा एक कठोर संकल्प में बदल गया था। उन्होंने बोला, कोर्ट इस केस में फैसला तुरंत नहीं सुनाएगा। जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक फैसला स्थगित रहेगा। प्रिया अपने सीट पर बैठी थी, हाथ अपने बेटे के कंधे पर रखे हुए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस आंसुओं के पीछे एक बिजली सी चमक भी थी। पहली बार उसके अंदर एक छोटी सी आशा जगी थी कि हो सकता है इस बार इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए ना हो। वर्मा,
जो अब तक जीत की पक्की तस्वीर लेकर बैठा था, एक पल के लिए असहज दिखने लगा। उसने अपने वकील से कुछ हल्की फुसफुसाहट में बात की, जैसे नए चाल सोच रहा हो, लेकिन सब कुछ उसके हाथ से निकलता जा रहा था। एक छोटी सी चिट्ठी, एक छोटा सा बच्चा और एक गरीब औरत की दाढ़ भरी कहानी, इन्होंने उसके तकत का पाया हिला दिया था। कोर्ट के बाहर धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी थी। लोग कहने लागे थे, पैसा सब कुछ नहीं होता, गरीबी में भी सच्चाई होती है। और प्रिया, जो कुछ देर पहले तक सिर्फ एक और उधार की कहानी थी, अब एक मिसाल बन रही थी कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी एक माँ अपने बच्चे के लिए लड़ सकती है, दुनिया के सबसे बड़े तकात के खिलाफ भी। वो दिन जब एक गरीब माँ और उसके बच्चे ने एक छोटी सी चिट्ठी के साथ अपने हक के लिए आवाज उठाई, दिल्ली के इस अदालत में एक यादगार दिन बन गया। एक ऐसी याद जो सालों तक हवा में घूमती रहेगी, एक मिसाल की तरह, एक कहानी की तरह, और सबसे बढ़कर एक प्रेरणा की तरह। अदालत का माहौल अब पहले से बिल्कुल अलग था। हर आंख जज शर्मा के हाथ में दबे हुए उस पुराने कागज पर टिकी थी। कोर्ट का हर कोना जैसे एक नई कहानी सुनने के लिए अपने सांस को रोके हुआ था। जज ने अपनी स्पेक्स थोड़ा संभाल कर आंखों के पास लाए, चिट्ठी को सीधा किया और धीमी लेकिन गहरी आवाज में पढ़ना शुरू किया। उसकी पहली लाइन ने ही सबके दिलों को झकझोर दिया। माननीय न्यायाधीश महोदय, अगर कभी मेरा बेटा आपको यह चिट्ठी दे, तो समझिएगा कि हमारे पास अब कोई और सहारा नहीं बचा। कोर्ट रूम में एक भयानक सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति, जो कुछ देर पहले प्रिया को एक और जिम्मेदार नहीं महिला समझ रहा था, अब अपने आप से शर्मिंदा लग रहा था। हर शब्द जो जज के मुंह से निकाल रहा था, जैसे दिल को चीर कर गुजारता था। चिट्ठी में प्रिया के साथ होने वाले अन्यायों का संक्षिप्त किंतु गहरा विवरण था। किस तरह से वर्मा ने उसे एक छोटी से आशा के सपने पर विश्वास दिलाया और फिर कैसे उसका उपयोग करके उसे किराएदार से अधीन बनाकर रख दिया। चिट्ठी में स्पष्ट लिखा था कि वर्मा ने प्रिया से सफ वचन दिया था, अगर वो उनके घर और बिल्डिंग में सफाई का काम करेगी बिना कोई प्रतिष्ठित रोजी के, तो वो उसके किराए में छूट देंगे और एक दिन जब प्रिया कुछ बचत कर लेगी, तो वो घर उसके नाम कर देंगे। लेकिन साल बीत गए और हर महीने नए डिमांड्स, नए शर्तों के साथ वो वादा और ज्यादा दूर होता गया। जब प्रिया ने पैसा देने में डर की, तो वर्मा ने उसे धमकाया कि या तो वो बिना सवाल की सेवा करती रहे या सड़क पर आ जाए। जज शर्मा चिट्ठी पढ़ते पढ़ते एक पल के लिए रुक गए। उनकी आवाज में एक हल्का कंपान था। कोर्ट रूम में कुछ लोगों के चेहरे सेफ्ट पड़ गए थे, जैसे वो किसी अजीबोगरीब कहानी का हिस्सा बन गए हो। बच्चा छोटी सी जीन्स और एक धुंधली टी शर्ट में एक कोने में अपनी माँ के पल्लू को मजबूती से पकड़े हुआ था। उसकी आंखों में अब भी वही डर था, लेकिन अब उस डर के नीचे कुछ और भी था। एक आशा, एक विश्वास कि अब कोई उनकी कहानी सुनेगा। चिट्ठी में आगे लिखा था, हम बुरी लोग नहीं हैं, हम बस जीने लायक एक कोना चाहते हैं, कृपया हमसे जीने का अधिकार मत छीनिए। ये शब्द सीधा जज के दिल पर वार कर गए। ऐसे शब्दों का अपना एक अलग वजन होता है जब वो एक मजबूर माँ के हाथ से निकले हो, जिसका सब कुछ उसके एक छोटी सी परिवार पर टिक्का हो। न्यायाधीश शर्मा ने चिट्ठी को संभल कर रखा और कोर्ट में सबको याद दिलाया कि इस चिट्ठी के माध्यम से एक गंभीर आरोप लग रहा है। एक ऐसा आरोप जिसमें सिर्फ किराए की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सिस्टम पर सवाल उठ रहे थे जहां गरीबों का उपयोग उनकी मजबूरी के नाम पर किया जाता था। उसने तुरंत कोर्ट में उचित जांच के आदेश दिए और वर्मा से सीधा प्रश्न किया, क्या आप इन बातों को साफ साफ इनकार करते हैं? वर्मा, जो अब तक आराम से अपने कुर्सी में बैठा था, थोड़ा हिल गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने संभलते हुए कहा, यह सब बकवास है जनाब। गरीब लोग हमेशा इमोशनल कहानियां बनाते हैं जब सच के सामने खड़े नहीं हो पाते। उसकी आवाज में अब पहले जैसे विश्वास नहीं था। उसकी आंखों में एक छुपा हुआ डर था, जैसे जानता हो कि कहानी अब उसके पक्ष में नहीं जा रही। कोर्ट में कुछ लोग फुफकार उठे। कहीं पीछे से किसी महिला की हल्की सी रोती हुई आवाज सुनाई दी। सबको लग रहा था कि कहानी में जो सच्चाई छिपी है, वो कहीं ना कहीं सबके अपने दुख भरे अनुभवों से जुड़ी है। जज ने वर्मा के बयान के बाद प्रिया की तरफ देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, लेकिन उसकी गर्दन अब भी ऊंची थी, जैसे अब वो डर नहीं रही थी।
जैसे अब वो समझ गई थी कि अब उसकी कहानी चुप नहीं रहेगी। जज शर्मा ने पूछा, क्या आपके पास कोई और सबूत है? तभी छोटा अभी अपने कपड़ों के अंदर हाथ डालकर कुछ निकाल कर लाया। एक छोटी सी, पुरानी, जूंग लगी हुई चाबी। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी में उसे कस के पकड़ा था। जज ने झुककर उसे प्यार से कहा, बेटा, क्या यह चाबी तुम मुझे दे सकते हो? आवी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए लेकिन बहुत हिम्मत से चाबी जज के हाथ में थामा दी। पूरा कोर्ट एकदम शांत हो गया था। जज ने चाबी को देखा और पूछा, ये किसकी चाबी है? प्रिया ने अपनी हल्के से कपती आवाज में जवाब दिया, ये उनकी बिल्डिंग में एक कमरा है जनाब, जहां मुझे कभी रात को सोना पड़ता था जब किराया भर नहीं पाती थी। वहां सब कुछ छिपाया गया है। ये कहकर प्रिया अपने आंसू पूछने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। बक्खा उसका दुपट्टा पकड़कर उससे और करीब आ गया, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना मां। जज शर्मा ने एक गहरी सांस ली और तुरंत आदेश दिया कि बिल्डिंग की जांच की जाए। कोर्ट का माहौल गर्म था। वर्मा की आंखें गुस्से और असहजता से भारी थी। उसका फेस सेफ्ट पड़ गया था, जैसे जिंदगी भर की इज्जत अब उस छोटी सी चाबी के भरोसे लटक गई हो। लोग जो कोर्ट में बैठे थे, वो सब आज एक कहानी देख रहे थे जो कहीं भी हो सकती थी। कोई भी प्रिया की जगह होता, कोई भी आवी बन सकता था, और शायद इसी वजह से हर दिल इस कहानी में अपनी कहानी देख रहा था। उस दिन एक पुरानी चाबी, एक फाती पुरानी चिट्ठी और एक माँ के आंसुओं ने साबित कर दिया था, जब सच बोलता है तो दुनिया की सबसे ऊंची आवाजों को भी चुप करना पड़ता है। कोर्ट में सब कुछ एक अजीब सी घटना की तरह हो रहा था। जज शर्मा अभी भी अपने हाथ में वो पुरानी चाबी पकड़े बैठे थे, जैसे उसमें कोई गहरा रहस्य छुपा हो। कोर्ट का माहौल, जो कुछ घंटों पहले तक सिर्फ एक और एविक्शन का केस लगता था, अब किसी पुराने पाप के पर्दे उठने जैसे लग रहा था। हर आंख अब वर्मा के चेहरे पर टिकी थी। एक वक्त था जब लोग उसके सेफ्ट कपड़ों और मोटा बैंक बैलेंस देखकर मोहित होते थे, लेकिन अब उसके पसीने से चिपचिपाए चेहरे और आंखों के छुपाए हुए दर में कुछ और ही कहानी लिखी जा रही था। वर्मा, जो अब तक अपने घमंड में कोर्ट में बैठा था, आंखों में एक असहज चिंता के साथ अपने वकील से कुछ फुसफुसाने लगा। लेकिन अब कोर्ट का माहौल बदल चुका था। जज शर्मा की आंखों में वो कठोरता थी जो एक न्याय के साथी को तब आती है जब सच्चाई का एक अनकहे रूप उसके सामने खुद को प्रस्तुत करता है। उन्होंने अपने हाथ उठाए और वर्मा को कठोर स्वर में बोला, अदालत इस मामले में किसी भी तारा की तथ्यिक जानकारी को दरकिनारे नहीं करेगी। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पूरा सच कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। वर्मा का वकील, जो पहले आंखों में जीत की चमक के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहा था, अब मुख से शब्द ढूंढ रहा था। तभी प्रिया, जो अब तक चुप थी, अपने आप को संभालते हुए खड़ी हो गई। उसके हाथों का कंपना साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी दृढ़ता थी। उसने अपनी छोटी सी आवाज में कोर्ट से अनुरोध किया, मुझे कुछ कहना है जनाब। जज ने हाँ में सिर हिलाया। कोर्ट में सब लोग झुककर सुनने लगे। प्रिया के शब्दों में शक्ति थी, दर्द था, और सबसे बड़ी बात, सच था। उसने बताया कैसे वर्मा ने पहले उनका भरोसा जीता, कैसे उनसे बिल्डिंग की सफाई, कपड़ों का धोना और मेहमानों की सेवा करवाए बिना किसी लिखित समझौते के। कैसे वो हर महीने नए नए डिमांड्स के साथ उन्हें अपने जाल में लपेटता रहा, और जब प्रिया ने सवाल उठाना शुरू किया, तब धमकियां देना शुरू किया। कभी किराए की नोटिस के रूप में, कभी बच्चे को लेकर दर के रूप में। कोर्ट में एक पल के लिए कोई आवाज नहीं थी। हर शब्द जो प्रिया के मुंह से निकाल रहा था, जैसे कोर्ट के हर कोने में छुपा हुआ अन्याय खुद को देख रहा था। और तब, जैसे किसी पीछे छुपी कहानी को साफ करते हुए, प्रिया ने आगे बढ़कर अपने दुपट्टे के कोने से एक छोटी सी डायरी निकाली। एक सेफ्ट पुरानी डायरी जिसमें कुछ तारीख लिखे थे, कुछ जगह के नाम और कुछ समय के लिखे हुए नोटिंग्स। हर एंट्री वर्मा के झूठ और प्रिया के दुख का जीवित सबूत थी। वर्मा ने तुरंत विरोध किया। उसने कोर्ट के सामने चिल्लाकर कहा कि यह सब झूठी कहानियां हैं, कि यह सब सिंपैथी पने का नाटक है। लेकिन कोर्ट के माहौल में अब उसके शब्दों का वजन नहीं रहा था। जब लोगों का विश्वास टूट जाए, तो आपके शब्दों में चाहे जितना जोर हो, वो बस एक खोखला गूंज बन जाता है। जज ने शांत स्वर में पूछा, क्या आप किसी साक्षात सबूत के साथ अपने बयान को साबित कर सकते हैं? वर्मा जी। वर्मा के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला।
उसकी आंखों में दर्द था और कोर्ट के लोगों के बीच में से कुछ लोग अब खुलकर प्रिया की तरफ सहायता की नजर से देखने लगे थे। तभी वो छोटा बच्चा अविक अपनी माँ के पास से निकला और अपनी पतली सी उंगली से एक पुरानी चाबी को जज के सामने रख दिया, जिसे पिछले अध्याय में सबने देखा था। चाबी अब एक सबूत बन चुकी थी, एक दरवाजा जिसे खोलते ही वर्मा के अंधेरों का राज सबके सामने आ सकता था। जज ने तुरंत आदेश दिया कि कोर्ट के 2 अदालती कर्मचारियों को तुरंत बिल्डिंग में जाकर इस चाबी से संबंधित कमरा देखने भेजा जाए। आदेश के तुरंत बाद सब कुछ एक तीव्र रफ्तार में होने लगा। लोग कोर्ट के रास्ते से खिसक गए, रिपोर्टर्स ने अपने कैमरास रेडी कर लिए और प्रिया अपने बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ी रही, जैसे आज कुछ तो बडालने फला हो। वर्मा का चेहरा अब एक थाके हुए चोर की तरह लग रहा था, जो जानता है कि पकड़े जाने में अब कुछ पल ही बचे हैं। कोर्ट में लोग अपने मन में कहानी के अंत की कल्पना कर रहे थे, लेकिन सच यह था कि असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि जब सच्चाई का पहला दरवाजा खुलता है तो उसके बाद हजारों छुपी कहानियां रोशनी में आने लगती हैं। जज शर्मा ने अपने हाथ में डायरी और चाबी को देखते हुए अपने मन में वचन लिया था, ये कहानी सिर्फ एक किराए के घर की नहीं है। ये कहानी उस व्यवस्था के खिलाफ एक प्रतीक है जो पैसे और ताकत के नाम पर मानवता का उपहार करती है। और इसी तरह कोर्ट के एक छोटी सी बेंच पर बैठा एक जज, एक माँ, एक बच्चा और एक पुरानी चाबी एक नए युग के प्रवेश के साक्षी बन रहे थे। एक युग जिसमें सच्चाई कभी कभी जीत जाती है, चाहे रास्ते में कितनी भी अंधियारे क्यों ना हो। कोर्ट रूम में एक अजीब सी घनघोर चुप्पी छा गई थी। हर आंख, हर सांस जैसे एक अनजाने तूफान के इंतजार में थी। वर्मा की मुस्कान, जो पहले कोर्ट रूम के कोना कोना में घूमती थी, अब उसके चेहरे से पिघलती हुई दिख रही थी। जज शर्मा अपनी कुर्सी पर गहरी सोच में थे, हाथ में अवि के दिए हुए चाबी को धीरे से घुमाते हुए। हर पल का बोझ कोर्टरूम की दीवारों तक को भारी कर रहा था। अवि अपनी माँ के दुपट्टे को मजबूती से पकड़कर कभी अपने पैर के अंगूठे से जमीन को रगड़ता, कभी छुपकर माँ की आंखों में झांकता। प्रिया, जिनकी आंखों में आंसुओं का समुंदर था, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। हर पल, हर शब्द जो कोर्टरूम में बोला जा रहा था, उसके दिल के किसी कोने को और थोड़ा और चीर रहा था। लेकिन इस दफा वो छुपकर रो नहीं रही थी। इस दफा वो दुनिया के सामने खुद को और अपने बच्चे को बचाने के लिए खड़ी थी। तभी जज शर्मा ने अपना हथौड़ा टेबल पर बजाया और आदेश दिया, जल्दी से बिल्डिंग की जांच की जाए। सच्चाई को अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। कोर्ट के 2 अधिकारी तुरंत बिल्डिंग की तरफ निकाल पड़े। प्यूर कोर्ट रूम में एक गर्म और बेचैन हवा घूमने लगी थी। लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर सिर्फ शारीरिक रूप से बैठे थे। उनका मन और दिल दोनों कोर्ट रूम के इस नई कहानी में डूब चुके थे। जज के इस आदेश के तुरंत बाद सबके नजर प्रिया और अवि पर टिक गई। तभी लोगों की नजर अवि के पतले हाथों पर गई, जिसमें अब तक एक धुंधली सी नीलाई थी, एक पुरानी मार का निशान। जज की आंखों में एक पल के लिए एक कड़क बिजली चमकी। उन्होंने तुरंत कोर्ट में मेडिकल टीम को बुलाने का आदेश दिया, ताकि बच्चे के शरीर पर चोट के सबूतों का मूल्यांकन किया जा सके। एक पल में कोर्टरूम का माहौल और भी ज्यादा भारी हो गया था। प्रिया ने अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया। उसकी रूह कांप गई थी। वो जानती थी कि अवि के शरीर पर पड़े वो निशान कहाँ से आए थे, लेकिन उसने कभी भी सोचा नहीं था कि एक दिन वो दुनिया के सामने उस अपमान को उठाकर खड़ा होना पड़ेगा। उसकी माँ होने की लाज उसकी मजबूरी के सामने कभी कभी चुप हो जाती थी। जब किराया न भर पाने पर वर्मा के नौकर कभी कभी उनका सामान बाहर फेंक देते थे या उन्हें जोर जबरदस्ती करने की धमकियां देते थे। वो पल जब उसने देखा था अपने छोटे से बच्चे के नरम हाथों पर उंगलियों के निशान, उस दिन से उसके अंदर कुछ मर गया था। लेकिन दुनिया के डर से, इज्जत के नाम पे वो चुप रही। और आज कोर्टरूम के बीच वो सच अपने आप को सबके सामने पेश कर रहा था, बिना किसी शब्द के, बिना किसी गुहार के, सिर्फ एक छोटी सी नीलाई के रूप में। मेडिकल टीम ने आकर अवि का जायजा लिया। नर्स के हाथों में ठंडी क्रीम और कॉटन था, लेकिन आंखों में आंसुओं का एक अलग ही दाढ़ था। वो समझ गई थी बिना कुछ कहे, गरीबी के बोझ तले कैसे कभी कभी बचपन की मुस्कुराहट भी कुचल जाती है। रिपोर्ट तैयार हुई और सब कुछ कोर्ट के सामने सफ सफ लिखा गया। बच्चे के शरीर पर पाई गई चोटों का कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन और संभावित मारपीट का संकेत देता है।
जज शर्मा ने जब यह रिपोर्ट पढ़ी, उनकी आंखों का रंग बदल गया। उस दिन तक वो बस एक मुकादमे को समझ रहे थे, अब वो एक संघर्ष, एक अत्याचार और एक अपराध की पूरी कहानी देख रहे थे। वो समझ गए थे कि यह सिर्फ एक एविक्शन का केस नहीं था, ये एक औरत और एक बच्चे के अस्तित्व की लड़ाई थी, जिसे पैसा और ताकत के घमंड में कुचल दिया जा रहा था। प्रिया ने अपने छोटे से हाथ से अवी का सिर थपथपाया। बच्चा उसकी गोदी में अपना चेहरा छुपाकर सो गया, जैसे बस माँ के स्पर्श में ही उस दुनिया की सारी बुराइयों से बचने का सुकून मिलता हो। और प्रिया, वो तो बस उस सुकून को महसूस करते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसका हर आंसू अब एक वचन बन रहा था कि वो चाहे कितनी भी ताकत के सामने क्यों न खड़ी कर दी जाए, अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देगी। वेरमा अब भी कोर्ट रूम में था, लेकिन अब वो उस वेरमा जैसा नहीं लग रहा था जो कुछ घंटे पहले अपने पैसा और पावर पर इतरा रहा था। उसका चेहरा एक हरे हुए व्यक्ति का था, एक ऐसा इंसान जिसका सच दुनिया के सामने नंगा हो चुका था। वो अपनी आंखों में छुपा हुआ डर और अपमान लेकर सिर्फ बेकार के विरोध कर पा रहा था। जज ने आदेश दिया कि जब तक पूरी जांच की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक प्रिया और अवी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ ही वो कोर्ट की कार्यवाही स्थगित कर गए। लेकिन सभी को इतना तो पता था, इस कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। जब प्रिया कोर्ट रूम से बाहर निकली, अवी को अपने कंधे से चिपकाकर, उसका कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत था। वो जानती थी कि आज कुछ टूट गया था, इज्जत का नकाब, सच्चाई का दरवाजा, और साथ ही कुछ जुट गया था, एक माँ का अपने बच्चे के लिए लड़ने का हौसला। उस दिन कोर्टरूम में सिर्फ एक फैसला नहीं बदला था, एक संसार बदल रहा था। धीरे धीरे डर के बीच से एक नए सवेरे की रोशनी छानती जा रही थी। दिल्ली की गर्मी अब शम की ठंडी हवा में बदल रही थी, लेकिन उस दिन पुरानी दिल्ली के एक कोने में हवा का बोझ कुछ और ही था। जब कोर्ट के अधिकारी बिल्डिंग की तरफ चले, पूरा शहर जैसे एक अनजाने असर में थम गया। वेरमा की बिल्डिंग, जो पहले एक साफ और समृद्ध स्थान के रूप में दिखाई जाती थी, आज एक राज छुपाए बैठी थी, जो बस एक चाबी के घूमने का इंतजार कर रहा था। ऑफिसर मिश्रा और इंस्पेक्टर अरविंद दोनों कोर्ट के आदेश के अनुसार बिना किसी देरी के सीट पर पहुंच वेरमा के घर के आसपास कुछ लोग इकट्ठा होने लगे थे, कुछ जिज्ञासा में, कुछ छुपी हुई आशा में, और कुछ अपने दुख भूलकर किसी और के दुख का साक्षी बनने के लिए। वेरमा का केयरटेकर, एक पतला सा आदमी जिसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ थी, दरवाजा खोलते ही ऑफिसर्स के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। चाबी दिखाइए, मिश्रा ने कहा, और अवी के दिए हुए चाबी से एक पुराना जुंग लगा ताला खोला गया, जो बिल्डिंग के पीछे एक कोने में एक अंधेरा सा कमरा था। जैसे ही ताला खुला, एक सड़ी हुई बैंड कमरे की गंध तेजी से हवा में घुल गई। ऑफिसर्स ने टॉर्चें जलाई और अंदर कदम रखा। कमरा देखते ही दोनों रुक गए। वहां जमीन पर एक फटा हुआ मट्रेस पड़ा था, जिस पर पुराने खून के दाग दिख रहे थे। कोंकों में अंधेरी सफेद दीवारें थी, जिन पर उंगलियों के निशान और मिट्टी की परछाइयां बनी हुई थी। एक पुरानी बच्चों की घड़ी का टूटा हिस्सा, कुछ सड़ी हुई रसोई के बर्तन, और एक कोने में चिपके कुछ अधे जाले कागज के टुकड़े पड़े थे। इंस्पेक्टर अरविंद ने तुरंत अपने ग्लव्स पहने और कागजों को उठाया। उन्होंने जो पढ़ा, उसने सब कुछ साफ कर दिया। कुछ पुराने किराएदार के हस्ताक्षर वाले कागज, जो कभी किराया देने के बदले में बिना रिसीप्ट के पेमेंट का सबूत थे। उनमें से कुछ कागजों में वर्मा के हस्ताक्षर भी थे और कुछ में प्रिया जैसे नाम लिखे थे, मगर सब अधे जाले हुए, जैसे किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की हो। मिश्रा ने कमरे के और कोने तक जाके देखा, जहां एक छोटी सी बोरी थी। जब उसने बोरी को खोला, तो कुछ पुराने बच्चों के कपड़े, एक टूटी हुई फोटो फ्रेम और एक छोटी डायरी मिली। डायरी में कुछ तिथि थी और कुछ हस्तलिखित एंट्रीज। आज फिर पैसे नहीं मिले, कहा कि अगले हफ्ते देगा। अवी ने भूख से रो दिया, उसे चुप कराया कहानी सुनाकर। दोनों अधिकारी एक दूसरे को देखकर समझ गए कि यहां कुछ गहरा गलत हो रहा था, और वो भी लंबे समय से। हर छोटी वस्तु, हर जाला हुआ कागज एक कहानी सुना रहा था। गरीबी को कैसे जबरदस्ती से चुप कर दिया गया था, और जैसे एक मजबूर माँ और बच्चे को अंधेरों में जीने को मजबूर किया गया था। तब तक आसपास के कुछ पुराने किराएदार भी इकट्ठा हो गए थे। एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा सुरक्षा के डर और लाचारी से भर गया था, आगे आई और धीरे से कहने लगी,
वो हम सबको धमकाता था कि अगर आवाज उठाई तो पुलिस में झूठ बोलवा देगा। हम सब डरते थे, लेकिन प्रिया, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी आवाज में दाढ़ था और साथ ही एक छुपी हुई शर्माहट भी कि काश किसी दिन पहले बोल पाए होते। मिश्रा और अरविंद ने सब सबूत इकट्ठा किया। बिल्डिंग का कोने कोने जाकर रिकॉर्ड किया गया ताकि किसी भी सबूत को छोड़ा न जाए। जब तक पूरी बिल्डिंग की जांच हो रही थी, मीडिया भी वहां पहुंच चुकी थी। रिपोर्टर्स कैमरास लेकर भाग रहे थे, जैसे किसी बड़ी कहानी की खबर मिल गई हो। उनकी आवाजों में वही जिज्ञासा थी, लेकिन कहानी में अब किसी फिल्म के ड्रामा का नहीं, बल्कि जीवंत, कठोर सच का रंग था। जब सबूतों का पहला सेट रेडी हुआ, मिश्रा ने फोन उठाकर डायरेक्ट कोर्ट में जज शर्मा को रिपोर्ट की। सर, बिल्डिंग में प्रत्यक्ष सबूत मिले हैं जो प्रिया जी के बयान को मजबूती से सपोर्ट करते हैं। वर्मा ने बिना लिखित समझौते के लोगों को मजबूर किया था। कमरे की स्थिति अत्यंत दुर्दशा में है और कई अदालती नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया है। जज शर्मा ने फोन रखते ही अपना चश्मा निकालकर आंखों को मसा। उनका मन भारी हो गया था। उन्होंने अंदर ही अंदर तय कर लिया था, अब इस कहानी को वही पूरा करेगा जहां सच्चाई जीते और धन और दर का घमंड टूट कर राख हो जाए। वापस कोर्टरूम में जब मिश्रा और अरविंद सबूत लेकर लौट रहे थे, प्रिया और अवि एक बेंच पर एक दूसरे को पकड़ कर बैठे थे। उनके आसपास अब भी कुछ लोग थे, कुछ सहायता की आंखों से, कुछ शर्मिंदा नजर से। प्रिया का हाथ अपने बच्चे के सिर पर था और उसकी आंखों में एक अनजानी रोशनी थी। शायद वो पहली बार महसूस कर रही थी कि कभी कभी जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब कहानी की सबसे गहरी तकत जगती है। उस दिन एक पुराने ताले के पीछे छुपी कितनी कहानियां साफ हो गई थी। कितने आंसू, कितने सपने, कितने आवाज जो कभी दबाए गए थे, आज हवा में गुनगुनाने लगे थे। और जब मिश्रा ने सबूत लेकर कोर्ट के गेटे पार किया, पूरा दिल्ली जैसे एक नए सुबह के इंतजार में सांस रोके बैठा था। रात का अंधेरा पुरानी दिल्ली के संकरे गलियों में धीरे धीरे घुल रहा था, लेकिन प्रिया के मन में अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। कोर्ट की कार्यवाही स्थगित हो चुकी थी। बिल्डिंग की जांच में जो सबूत मिले थे, उन्होंने एक नई रोशनी जगाई थी, लेकिन प्रिया जानती थी कि ये रोशनी अपने साथ नए खतरे भी लेकर आई थी। जब बड़े लोगों के राज खुलने लगते हैं, तब सबसे पहले राह में वही लोग कुचले जाते हैं जो सबसे कमजोर होते हैं। उस रात प्रिया ने अवि को अपने पास चिपका कर सुलाया। छोटी सी चकाचक बस्ती के एक छोटे से कमरे में, जहां एक पुरानी पंखी की कं कं करती आवाज और एक जाले बत्ती की पीली रोशनी थी, प्रिया ने पहली बार खुद से अपनी कहानी दोहराई। बाहर के शोर के बीच उसका मन अंदर से चीख रहा था, जैसे हर याद उसके हृदय पर एक नया घाव दे रही हो। कभी एक समय था जब प्रिया भी सपने देखती थी, बड़े सपने, जैसे किसी भी नौजवान लड़की के होते हैं। स्कूल के दिनों में वो हमेशा प्रथम आती थी। उसके टीचर्स कहते थे, प्रिया एक दिन कुछ बनेगी, एक मिसाल होगी। उसने कभी खुद को एक टीचर के रूप में देखा था, अपने जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाते हुए, दुनिया में कुछ सुधार लाते हुए। लेकिन सपने अक्सर जिंदगी के हकीकत से हार जाते हैं। उसके माँ बाप जो एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, एक सड़क दुर्घटना में अपनी जिंदगी हार गए जब प्रिया बस 16 साल की थी। एक झटके में घर, सुरक्षा और सपने सब कुछ टूट गया। रिश्तेदारों ने अपना हाथ खींच लिया और कुछ महीनों में ही प्रिया को एक अनजाने रिश्तेदार के घर भेज दिया गया, जहां उसे एक बोझ की तरह देखा जाता था। वहां सिर्फ काम था, पढ़ाई के सपने कहीं धुंधला गए। उसी दौरान उसका विवाह तय कर दिया गया, एक ऐसे आदमी से जो उम्र में काफी बड़ा था और जिसका अपना जीवन पहले से ही नाकामी और असफलताओं से भरा था। शुरुआत में प्रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद नए रिश्ते में एक नया जीवन मिलेगा, लेकिन कुछ महीने में ही सपने छांट गए। शौहर के रोज के नशे और हिंसा के बीच प्रिया का जीवन एक खाली, अंधेरों से भरा अक्षर बन गया। जब प्रिया मां बनी तो उसने शपथ ली, चाहे कुछ भी हो, वो अपने बच्चे को अपने जैसे अंधेरे में नहीं जीने देगी। अवि के पैदा होने के बाद प्रिया ने हिम्मत जुटाई और अपने अब्यूजिव पति का घर छोड़ दिया। उसने दिल्ली आने का फैसला किया, एक नए शुरुआत के सपने के साथ, एक छोटी सी दुनिया बनाने के इरादे के साथ। लेकिन दिल्ली, जो सपनों का शहर माना जाता था, प्रिया के लिए एक और कठिन जंग का मैदान बन गया।
हर दिन एक नए संघर्ष का नाम था। कभी कपड़े धोना, कभी बर्तन साफ करना, कभी किसी किराने की दुकान में माल उठाना। जब वो वर्मा की बिल्डिंग में आई तो यूज लगा था कि शायद अब एक स्थिरता मिल जाएगी। वर्मा के शब्दों में वो एक मदद थी, एक सहारा। तुम काम करते रहो, मैं किराया नहीं मांगूंगा। यही वादा किया गया था। प्रिया, जिसमें अब भी थोड़ा विश्वास बाकी था, मान गई। लेकिन जल्दी ही वो विश्वास उसके लिए एक जाल बन गया। हर महीने नए नए डिमांड्स, बिल्डिंग के सफाई के अलावा मेहमान संभालना, वर्मा के रिश्तेदारों के कपड़े धोना, कुछ एक्स्ट्रा काम बिना किसी वेतन के। और जब प्रिया कुछ कहने जाती तो यूज या तो घर से निकल देने की धमकी मिलती या अपने बच्चे से अलग कर देने का डर दिखाया जाता। उसने अपना गुस्सा अंदर दाबा लिया, अपने आंसू रात की अंधेरी दीवारों में छुपाकर बहा दिए। उसके हाथ, जो कभी किताब और चल कुथाया करते थे, अब रोज के काम से कठोर और जख्मी हो गए थे। उसकी आवाज, जो कभी कविताएं गुनगुनाती थी, अब चुप रहने की आदत बन गई थी। और उसका सपना, टीचर बनने का, एक ठंडा खाली ख्वाब बन गया था, जो अब सिर्फ सर्दी की ठंडी रातों में दाढ़ बनकर उभरता था। आवी, जो अब उसकी दुनिया का केंद्र था, उसके जीने की वजह बन गया। हर दिन का संघर्ष सिर्फ उसके मुस्कुराते चेहरे के लिए था। उसकी हर कहानी, जो वो रात को अवी को सुलाते वक्त सुनाती थी, एक छोटी सी प्रार्थना थी कि कहीं न कहीं भगवान सुन रहा होगा। कोर्ट रूम में जब लोग उस पर उंगली उठा रहे थे, जब वर्मा के वकील उसके चरित्र को कलंकित कर रहे थे, प्रिया के मन में यही सारी कहानियां जोश मार रही थी। लेकिन जब उसने अवी के हाथ पर निशान देखा, जब उसने देखा कि एक छोटी सी चिट्ठी दुनिया के सामने सच उठकर लाई, तब उसके अंदर कुछ टूटने के साथ कुछ बन भी गया था। अब वो सिर्फ एक गरीब औरत नहीं थी जो अपना घर बचाने के लिए लड़ रही थी। अब वो एक माँ थी जो अपने बेटे का भविष्य, अपने खुद के अधिकार और उन सपनों के लिए लड़ रही थी जो दुनिया ने उसे छीन लिए थे। रात के अंत में जब पूरा शहर थक कर सो गया, प्रिया अब भी जाग रही थी। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, और जैसे आंधी के पहले का सन्नाटा। उसने अपने दिल में एक वचन दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो चुप नहीं बैठेगी। इस बार वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के सपनों के लिए, हर उस माँ के लिए लड़ेगी जो अपनी खामोशी में दुनिया से हार जाती है। और उसी वचन के साथ उस रात प्रिया ने अपने आंसू पोंछकर एक नए सवेरे का इंतजार करना शुरू किया। एक सवेरा जो पहली बार उसका अपना होगा। दिल्ली की सुबह, जो आम दिनों में हल्की सी धुंध और चाय की मीठी खुशबू से भरी होती है, उस दिन कुछ अलग थी। हवा में एक तरह का तनाव था, जैसे शहर खुद किसी बड़े राज के खुलने का इंतजार कर रहा हो। कोर्ट रूम में अब तक काफी कुछ बदल चुका था। जहां पहले लोग प्रिया को बस एक और गरीब कहानी समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, अब वहां आंखें गहराई से उसकी कहानी में झांक रही थी। लेकिन कहानी का असली विलेन अपनी हार से चुप रहने वालों में से नहीं था। वर्मा, जिसे कोर्ट रूम में अब हर नजर से सवालों का सामना करना पड़ रहा था, पीछे नहीं हट रहा था। उसके अंदर एक दुष्ट बुद्धि अभी भी जिंदा थी, जो हर हालत में अपनी शान और ताकत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। और जब पैसा और समर्थन हाथ में हो, तो झूठ को सच और जुल्म को न्याय बनाने में देर नहीं लगती। वर्मा ने तुरंत अपने संबंधों का उपयोग किया। एक मशहूर लॉयर की सेवा ली, ऐसे आदमी की जो दिल्ली की बड़े लोगों के केसेस में सफाई से सच को तोड़ मरोड़ कर जीत दिलाता था। दिन भर में ही नए पेपर्स कोर्ट में फाइल हो गए। पेपर्स में लिखा गया था कि प्रिया एक प्रोफेशनल मैनिपुलेटर है, जो लोगों की संवेदना का गलत इस्तेमाल करके फायदा उठाना चाहती है। उसके खिलाफ पुरानी गलियों के कुछ लोगों के नाम से अफिडाविट सबमिट कर दिए गए थे, जिसमें लिखा था कि वो अपने बेटे को इस्तेमाल करती है सिंपैथी और मदद के लिए। भरोसा तो एक पतली डोर होता है, और जब पैसा यूज काटने लगे तो वो डोर और भी कमजोर हो जाती है। कुछ लोगों ने अपने छोटे छोटे फायदे के लालच में अपनी आवाज बेच दी थी। कोर्ट के बाहर मीडिया में नए एंगल के साथ कहानी घूमने लगी। क्या सच में प्रिया बेचारी है, या सब एक साजिश है? सोशल मीडिया में प्रिया के खिलाफ मीम्स और अफवाहें फैलने लगी। उसकी फोटो के साथ लिखा जाने लगा, इमोशनल ब्लैकमेलर, अपना बेटा इस्तेमाल करने वाली माँ। गली के छोटे बच्चों से लेकर सब्जी बेचने वाले तक सबके बीच एक अजीब सी शाखा फैल गई थी। और जब पूरा शहर आप पर उंगली उठाने लगे, तो अपने आप पर विश्वास करना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। प्रिया,
जो अपने जीवन में हर दिन एक नई जंग लड़ चुकी थी, इस नए वार के लिए तैयार नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ा दर्द यह नहीं था कि दुनिया उसे गलत समझ रही थी। सबसे बड़ा दर्द यह था कि अभी छोटी सी उम्र में इस नफरत के बोझ का सामना कर रहा था। जब एक दिन स्कूल के रास्ते में कुछ बड़े बच्चों ने उसे चिढ़ाया, तेरा माँ तो झूठी है ना, तब अवी ने चुप रहकर माँ के कंधे से लगकर सिर्फ इतना कहा था, माँ हम सच में अच्छे हैं ना। उस पल प्रिया का दिल ऐसे टूटा था जैसे कोई पत्थर के भर से उसकी छोटी सी दुनिया कुचली गई हो। उसने अवी को अपने बाहों में भरा और अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोला, बेटा हम सच में अच्छे हैं, और कभी कभी दुनिया को यह समझने में देर लग जाती है। जज शर्मा, जो इस केस के अंतर्गत सब कुछ देख रहे थे, समझ गए तक कि यहां सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि सामाजिक छावी की भी जंग हो रही है। उन्होंने कोर्ट में नए सबूतों को सावधानी से समझा, लेकिन साथ ही एक छुपी हुई नाराजगी भी थी, क्योंकि वो देख सकते थे कि पैसा कैसे सच को धुंधला करने की कोशिश कर रहा था। तभी प्रिया ने अपने अंतिम साहस को इकट्ठा करके एक नया कदम उठाया। उसने बिना किसी बड़े वकील के सहारे एक अपनी तरफ से बयान दिया। उसने कोर्ट के सामने अपने जीवन की कहानी रखी, बिना किसी श्रृंगार के, बिना किसी ड्रामा के, सीधे, साफ और दर्द से भरे शब्दों में उसने अपनी कहानी सुनाई जैसे वो एक डायरी का पुराना पन्ना पलट रही हो। माँ बाप की मौत, जबरदस्ती विवाह, अत्याचार, फिर दिल्ली आकर नए सपने देखने का साहस, और फिर वर्मा के जाल में फांसने का दर्द। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे जब उसने बोला। उसकी आवाज में नफरत नहीं थी, सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चे के सपनों के लिए लड़ रही थी। और कोर्टरूम में बैठकर जज के अलावा रिपोर्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स और आम लोगों ने भी पहली बार प्रिया को एक केस फाइल नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी के रूप में देखा। वर्मा ने इस बीच अपनी पूरी कोशिश की प्रिया को बदनाम करने की। कोर्ट के कॉरिडोर्स में अपनी पहचान और पैसा का इस्तेमाल करके मीडिया को प्रिया के खिलाफ प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जब एक कहानी दिल से निकालती है तो उसे झूठ के आवाजों से दबाना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली की हवा, जो कुछ दिन पहले तक प्रिया के खिलाफ थी, अब धीरे धीरे पलटने लगी थी। लोग जो पहले अखबार के हेडलाइंस में जो दिखा उस पर विश्वास कर लेते थे, अब अपनी आंखों से देखने और समझने लगे थे। कोर्ट के बाहर छोटी छोटी महिलाएं प्रिया के पास आकर उसका हाथ थामती थी। अनजान लोग उसे अपने मुंह से नहीं, अपने आंखों से आशीर्वाद देते थे। और प्रिया, जो कभी एक छोटी सी दुनिया में दब कर जीती थी, अब एक मिसाल बन रही थी। एक माँ की, एक लड़ने वाली की, एक सच्चाई की जो झूठ के सबसे बड़े तूफान को भी अपने साहस से रोकती है। वर्मा का जाल, जो उसने इतनी चालाकी से बुना था, अब धीरे धीरे उसी के आसपास तंग होता जा रहा था। और प्रिया अपने हाथों से अपना सच उठाकर इस अंधेरों में एक छोटी सी रोशनी की तरह चमक रही थी। सुबह के पहले पहर में जब दिल्ली के गलियों में एक धुंधली सी पीली रोशनी फैल रही थी, एक पुराने कमरे के अंदर कहानी अपने सबसे गहरे राज को खोलने के लिए तड़प रही थी। कोर्ट के अधिकारी मिश्रा और इंस्पेक्टर अरविंद, जिन्हें जज शर्मा ने नई जांच के लिए अपॉइंट किया था, एक बार फिर वर्मा की बिल्डिंग में जा रहे थे। इस बार वो सिर्फ एक फर्ज निभाने नहीं बल्कि सच्चे को जिंदा करने जा रहे थे। पुरानी बिल्डिंग की दीवारें, जो पहले अपने आप में एक गर्व महसूस करती थी, आज कुछ शर्माई हुई लग रही थी, जैसे वो भी अपने अंदर के राज से घबरा रही हो। जैसे ही मिश्रा और अरविंद ने बिल्डिंग के पिछले हिस्से का दरवाजा खोला, एक ठंडी और सड़ी हुई हवा उनके चेहरों से टकराई। कमरे के एक कोने में पुराने कबर्ड के नीचे कुछ छुपा हुआ था, एक जंग लगी पुरानी अलमीरा जिसकी चाबी पहले मिल नहीं पाई थी। मिश्रा ने झुककर देखा। अलमीरा के नीचे मिट्टी और धूल जम चुकी थी और उस पे नए पुराने निशान थे, जैसे किसी ने जानकर उसे छुपाने की कोशिश की हो। इंस्पेक्टर अरविंद ने अपने हथौड़े से अलमीरा का ताला तोड़ दिया। एक तेज छानक के साथ ताला टूट गया और एक झांकती हुई रोशनी में अंदर कुछ पुराने कागजों का ढेर दिखा। दोनों ने ग्लव्स पहने और कागजों को संभाल कर बाहर निकाला। पतले और पुराने कागज, कुछ अधे जाले, कुछ गीले से दागदार और कुछ पीले पड़ चुके थे, लेकिन हर कागज के हर कोने में एक कहानी छिपी थी, एक ऐसी कहानी जो वर्मा जैसे लोगों की सेफ्ट कब्जों के नीचे दबाई गई थी। सबसे ऊपर एक फाइल थी जिसमें अनुबंध अग्रीमेंट लिखा था। जब मिश्रा ने उसे खोला तो सब कुछ समझ आया। ये उन किराएदारों के हस्ताक्षर वाले डॉक्यूमेंट्स थे
जिनमें क्लियरली लिखा था कि वर्मा उनसे बिना किसी प्रॉपर लिखित समझौते के पैसा लेता था, बिना रिसीप्ट के। हर महीने एक अलग अमाउंट, हर महीने नए नए बहाने। कई डॉक्यूमेंट्स में प्रिया का नाम था और उसके नीचे हस्ताक्षर, जैसे किसी ने मजबूरी में अपने सपने बेच दिए हो। एक और फाइल में पेमेंट के पुराने रिकॉर्ड्स थे, हस्तिनापुर बैंक के नए अकाउंट नंबर्स, जहां किराए के पैसे जमा होते थे बिना किसी आधिकारिक डॉक्यूमेंटेशन के। यह एक पूरी रैकेट थी, गरीब किराएदारों से जबरदस्ती किराया लेना, उनकी मजदूरी करवाना और जब जरूरत पड़ती उन्हें बिना किसी कानूनीकरण के निकाल देना। एक छोटी डायरी भी मिली और इस डायरी का मिलना किसी बॉम्ब के फटने जैसा था। डायरी में दिनांक के साथ नोटिंग्स थी। और मार्च, प्रिया से बिल्डिंग का सफाई करवाया, पैसा नहीं दिया। पॉलिस अप्रैल, छोटा लड़का बीमार था इसलिए काम में देरी, धमकाया। तो मैं नया किराएदार छूना, प्रिया को निकालने की प्लानिंग। यह डायरी वर्मा के अपराध का जीवित प्रमाण थी। हर पंक्ति में एक नफरत थी, एक घमंड था कि गरीब की आवाज कभी कोई नहीं सुनेगा, इसीलिए कुछ भी करने की छूट है। इंस्पेक्टर अरविंद ने सारी फाइल्स को अलग अलग प्लास्टिक कवर्स में पैक किया। मिश्रा ने साइट का पूरा वीडियो बनवाया ताकि कोई भी बाद में सबूतों के असली होने पर सवाल ना उठा सके। जब तक पूरा काम पूरा हुआ, सुबह का सूरज पूरे शहर पर अपनी पीली रोशनी बिखेर चुका था। लेकिन यहाँ इस कमरे के अंदर एक नए इंसाफ का सूरज उभर रहा था। कोर्ट के लिए वापस जाते वक्त दोनों ऑफिसर्स के मन में एक भारी ज्ञान था। आज प्रिया सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही थी, आज उसके साथ सालों तक अपमान सहते आए अनेक आवाज़ें भी लड़ रही थी। हर कागज का टुकड़ा, हर पुरानी डायरी की पंक्ति, उन सबके लिए एक छोटी सी जीत थी जिन्होंने हमेशा अपनी कहानी छुपाकर रखी थी। जब ये सबूत कोर्ट में प्रस्तुत हुए, जज शर्मा ने उनका एक एक पंक्ति से अधिक ध्यान से अवलोकन किया। कोर्ट रूम में फिर से एक अलग सा माहौल बन गया था, जैसे लोग जाने लगे हो कि जो कहानी वो सुन रहे थे वो बस एक और गरीब की मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक व्यावस्था का आईना थी। वर्मा के लॉयर ने अपनी तरफ से कुछ कहने की कोशिश की, कुछ टेक्निकलिटीज के माध्यम से सबूतों को इनएडमिसिबल दिखाने का प्रयास किया। लेकिन जब जज शर्मा ने अपनी आंखों से डायरी के असली पन्ने और हस्ताक्षर देखे, उन्होंने एक कड़क आवाज में बोला, यह सबूत किसी एक परिवार का नहीं, एक पूरी व्यवस्था के गलत कार्यों का प्रमाण है। अदालत इसे अनदेखा नहीं कर सकती। कोर्ट के हर व्यक्ति की आंखों में एक नई चमक थी। प्रिया, जो कोर्ट रूम के एक कोने में शांत बैठी थी, अपने हाथों में अवी का छोटा सा हाथ पकड़े महसूस कर रही थी कि शायद इस बार कहानी सच में बदलेगी। और उस पल जब सारी आंखें एक माँ और उसके छोटे बच्चे पर थी, किसी को भी शक नहीं रहा कि छोटी सी चाबी, एक मुरझाया हुआ बिल्कुल सा कबर्ड का कमरा और कुछ पीले पड़े कागजों ने इस दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने की शुरुआत कर दी थी। दिल्ली की गर्मियों की एक और भारी दोपहर थी जब कोर्ट रूम फिर से भर गया। हर कोना, हर कुर्सी, हर दरवाजा के पास लोग इकट्ठा हो गए थे, कुछ क्यूरियोसिटी में, कुछ सच्चाई का साक्षी बनने के लिए। मीडिया के कैमरास कोर्ट रूम के बाहर चमक रहे थे, जैसे कोई बड़े फैसले का इंतजार हो। और उन सब के बीच में एक छोटा सा लड़का अपने माँ के हाथ थामकर अपनी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा था। जज शर्मा ने कोर्ट की कार्यवाही शुरू करते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, आज इस मामले में एक विशेष कदम उठाया जाएगा। हम चाहते हैं कि सच उस बच्चे के मुंह से सुना जाए जिसका जीवन सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। पूरे कोर्ट में एक घना-घोर सन्नाटा छा गया। लोग अपनी सांसें रोककर सुनने लगे। प्रिया का हाथ थोड़ा कांप गया जब उसने अवी का हाथ छोड़ा और उसे आगे बढ़ने के लिए हल्का धक्का दिया। अवी, जिसका पूरा जीवन अब तक सिर्फ अपने माँ के पल्लू से चिपक कर गुजरा था, अब सबके सामने अकेले खड़ा होने जा रहा था। उसकी छोटी सी जीन्स और एक सेफ्ट शर्ट, जिसमें अब भी थोड़े दाग थे, उसके नन्हे कदमों के साथ कोर्टरूम की भरी फिजा में गुनगुनाहट कर रही थी। जज शर्मा ने अपना स्वर नरम किया और कहा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अवी ने अपनी पातली सी आवाज में कहा, अवी शर्मा। उसका गला हल्का सा सूख गया था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक सच बोलने का हौसला। जज ने मुस्कुराकर उसे बैठने का संकेत दिया। कोर्टरूम में जितने लोग बैठे थे, सबके दिल उस नन्हे लड़के के लिए धड़क रहे थे। यह एक अलग प्रकार का स्टेटमेंट था, बिना बड़े शब्दों, बिना कानूनी जानकारी के, सीधा दिल से निकालकर दिल तक पहुंचने वाला। आवी ने अपनी कहानी शुरू
की। उसने बताया कैसे वो और उसकी माँ एक छोटे से कमरे में रहते थे, कैसे माँ दिन भर काम करती थी और रात में यूं से कहानियां सुनाकर सुलाती थी। कैसे कभी कभी जब खाना नहीं होता था तो माँ कहती थी, सपने देखकर पेट भर ले बेटा, सपने सबसे मीठा भोजन होते हैं। उसने बताया कैसे वो लोग बिल्डिंग में चुपके से रहते थे, जब वेरमा का मूड खराब होता था, कैसे माँ चुप चुप कर काम करती थी बिना कुछ मांगे, और कैसे कभी कभी माँ रात को चुपके चुपके रोती थी जब यूं से लगता था कि अभी सो रहा है। कोर्ट रूम में लोग अपने आंसुओं को मुश्किल से रोक पा रहे थे। हर शब्द, हर कहानी का टुकड़ा जैसे कोर्ट रूम के भारी हवा को और भारी करता जा रहा था। फिर रवि ने वो रात याद की जब माँ ने उसे एक चिट्ठी दी थी और कहा था, अगर कभी लगाए कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो ये चिट्ठी किसी को दिखाना। उसने बताया कैसे वो डर के मारे चुप रहा था जब उनका सामान बाहर फेंक दिया गया, कैसे माँ ने अपने आंसुओं को अंदर दबाकर उसे गाले लगाया और कहा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी अवी। और जब कोर्ट में वर्मा के लोग आए और उन्हें धमकने लगे, तब माँ ने सिर्फ एक बार उसे कहा था, भाग जा बेटा, अपनी माँ को बचा ले। अवी के छोटे से दिल में उस पल एक तूफान मच गया था। उसने नहीं समझा था दुनिया के कानून को, उसने नहीं समझा था पैसा और ताकत क्या होती है। उसने सिर्फ अपने माँ के आंखों में वो दर्द देखा था जो सपने तोड़ने से पहले आता है। और इसीलिए जब उसने कोर्ट रूम के दरवाजों के बीच अपने नन्हे पैरों से दौड़ लगाई थी, जब उसने सबके बीच से घुसते हुए चिट्ठी को जज तक पहुंचाया था, तब वो सिर्फ एक काम कर रहा था, अपने माँ के सपने को बचा रहा था। कोर्ट रूम में हर आंख नुम थी। जज शर्मा अपने हथौड़ा टेबल पर बजाकर कोर्ट में शांत रहने का संकेत दिए जा रहे थे, लेकिन उनकी खुद की आंखों में एक अलग सी नामी थी। उन्होंने अवी से पूछा, बेटा, क्या तुम अपनी माँ से प्यार करते हो? अवी ने बिना सोचे कहा, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि वो हमेशा मुस्कुराती रहे। उस पल कोर्ट रूम के इतिहास में एक नया मोड़ आया। एक छोटे से बच्चे की सच्चाई, एक माँ के त्याग की कहानी और एक बड़े आदमी के पाप का राज, सब कुछ एक नन्हे से गाले के कंपाते हुए शब्दों में कह दिया गया था। जज ने अवी का धन्यवाद किया और यूं से अपनी माँ के पास जाने दिया। जैसे ही अवी वापस प्रिया की गोदी में जाकर चिपका, प्रिया ने उसे ऐसे कसकर गले लगाया जैसे दुनिया का सारा दाढ़ उसी पल में उसके हाथों से दूर हो गया हो। और कोर्ट रूम में बैठी दुनिया ने पहली बार समझा कि कभी कभी सबसे बड़े फैसले कानून के भरी भरकम शब्दों से नहीं, बल्कि एक नन्ही सी आवाज के सच्चाई से होते हैं। दिल्ली की गर्मी उस दिन कुछ ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे आसमान भी कोर्ट में होने वाले फैसले का बोझ उठा रहा हो। कोर्ट रूम भर चुका था, रोज की तरह मीडिया के कैमरास, रिपोर्टर्स के बेचैन चेहरे और आम लोग जो अब सिर्फ तमाशा देखने नहीं, एक कहानी का अंजाम देखने आए थे। लेकिन आज माहौल में कुछ अलग था। आज सबको महसूस हो रहा था कि कुछ बदलने जा रहा है, कुछ ऐसा जो शायद सालों तक याद रखा जाएगा। जज शर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। उनका चेहरा गहरी सोच में डूबा था। उनके सामने वो सारे सबूत रखे थे जो इस कहानी के पीछे की कहानी को जिंदा करते थे। वो पुरानी डायरी, वो पीली पड़ी हुई एग्रीमेंट्स, वो सबूत जो कभी अंधेरों में दबा दिए गए थे। और सबसे गहरा सबूत, एक नन्हे बच्चे की आंखों से तपकती सच्चाई जो कोर्ट रूम के हर कोने में गूंज गई थी। वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसका पुराना घमंड अब खत्म हो चुका था। उसके आंखों में पहली बार वो असहजता थी जो अक्सर सिर्फ उन लोगों में होती है जो जानते हैं कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं रहा। उसके वकील, जो पहले कोर्ट रूम में अपने लंबे भाषणों और कानूनी तर्कों का दिखावा करता था, अब चुप था, क्योंकि जब सामने इंसानियत का साफ आईना होता है तो कानून की भाषा भी कभी कभी शर्म से चुप हो जाती है। जज शर्मा ने अपनी गहरी आवाज में कोर्ट की कार्यवाही शुरू की। हर शब्द आज एक पत्थर की तरह कोर्ट रूम में गिर रहा था, अपना असर छोड़ते हुए। यह मामला, उन्होंने शुरू किया, सिर्फ एक एविक्शन का नहीं है। यह मामला एक व्यक्ति की मर्यादा, एक माँ के अधिकार और एक बच्चे के भविष्य का है। उन्होंने डिटेल में सब सबूतों का जिक्र किया। किस तरह प्रिया से मजबूरी में सफाई और सेवा करवाई गई, किस तरह बिना किसी लिखित समझौते के उसे अपना अधिकार छोड़ने पर मजबूर किया गया, किस तरह वर्मा ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और उस व्यवस्था का हिस्सा बन गया जो गरीबों को चुप रहने पर मजबूर करती है। हर सबूत, हर गवाही एक कहानी के टुकड़े को जोड़ता जा रहा था। एक ऐसी कहानी
जो अब किसी की आंखों से नहीं छुप सकती थी। कोर्ट रूम में बैठकर लोगों के चेहरे बदल रहे थे। कुछ आंखें पश्चाताप में झुकी थी, कुछ आंखें हैरानी से फट गई थी, और कुछ आंखें जिनमें पहले सिर्फ उदासी थी अब आशा की चमक थी। जज शर्मा ने अपने फैसले का आखिरी हिस्सा पढ़ा और हर शब्द एक घनघोर समय की तरह कोर्टरूम में गूंजता गया। अदालत प्रिया देवी को और उनके पुत्र अवि शर्मा को तुरंत इस अवस्था में सुरक्षित स्थिर रहने का अधिकार प्रदान करती है। उनका आवास उनसे नहीं छीना जाएगा। इसके अलावा प्रशांत वर्मा के खिलाफ इलीगल एविक्शन, फोर्स्ड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन के आरोप में आगे की जांच और दंडात्मक कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। एक पल के लिए कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। फिर जैसे किसी ने हवा में एक छुपा हुआ विश्वास छोड़ दिया हो, सब कुछ जिंदा हो गया। लोगों के चेहरों पर आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, जीत के थे। कुछ लोग चुपके से मुस्कुराए, कुछ लोग अपने आंसुओं को पोंछते हुए प्रिया की तरफ देख रहे थे, जैसे कह रहे हो, तुम जीत गए। वर्मा कोर्टरूम में अपनी जगह पर पत्थर बना बैठा था। उसका चेहरा सेफ्ट पड़ चुका था। उसकी आंखों में जो कभी घमांड था, अब बस खाली दर और हार की शून्यता थी। उसका समाधान, उसकी सारी ताकत आज एक माँ और उसके बच्चे के सच के आगे बिखर चुकी थी। कोर्टरूम के एक कोने में प्रिया अपने छोटे से अवि को गले लगाकर रोने लगी। ये आंसू किसी हार के नहीं थे, ये आंसू उन सपनों के थे जो कभी उसने रात की अंधेरी दीवारों में छुपाकर देखे थे। एक छत, एक इज्जत और एक जीवन जिसमें उसका बेटा बिना डर के अपनी दुनिया बसा सके। जज शर्मा ने अपना हथौड़ा टेबल पर बजाकर कोर्ट का समापन किया। लेकिन इस कहानी का सच्चा अंत उस पल हुआ जब प्रिया, जिसने अपनी पूरी दुनिया सिर्फ अपने बेटे के लिए जीती थी, कोर्टरूम के दरवाजे के पार कदम रखा और उसके कदमों के नीचे से जमीन कुछ और मजबूत लगने लगी। अवि ने माँ का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, माँ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे ना? प्रिया ने झुककर उसे गाले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, अब कभी नहीं। अब दुनिया चाहे जितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, हम दोनों मिलकर रोशनी बनाएंगे। और दिल्ली के उस भरी दोपहर में जब लोग कोर्टरूम से निकाल रहे थे, एक कहानी अपना रंग बदल चुकी थी। एक माँ और बेटा दुनिया के सबसे बड़े कानून से जीत गए थे, इंसानियत के कानून से। दिल्ली के आकाश में जब शाम के पहले तारे चमकने लगे, प्रिया अपने छोटे से कमरे में बैठी, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर अपनी दुनिया को एक नए नजरिए से देख रही थी। उसका हाथ अवि के कंधे पर था और दोनों चुपचाप एक दूसरे का स्पर्श महसूस कर रहे थे, बिना शब्दों के, बिना प्रश्नों के। बस एक गहरी अनुभूति शांति थी, जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान गुजार चुका हो और अब सिर्फ एक नरम सी रोशनी रह गई हो। कोर्टरूम का वो दिन अब तक प्रिया के मन में ताज़ा था, जब जज शर्मा ने उनके हक में फैसला सुनाया था, जब कोर्टरूम के दरवाजों के बाहर खड़े लोगों ने उसे एक जीत के रूप में देखा था, और जब वर्मा जैसे लोगों का घमंड सिर्फ एक सच्चाई के आगे बिखर गया था। लेकिन प्रिया के लिए सबसे बड़ी जीत वो थी जो दुनिया नहीं देख सकती थी, अपने बच्चे के दिल में खुद के लिए बचाए गए विश्वास की जीत। वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अभी जारी थी। उसका पैसे और ताकत का जादू अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। मीडिया में प्रिया और अवि की कहानी एक मिसाल बन चुकी थी, माँ और बेटा की जीत। ऐसे हेडलाइंस में दुनिया उनका नाम पढ़ रही थी। लोग उन्हें सलाम करते, आंखों में आंसू लेकर कहानी सुनाते। कुछ एनजीओज ने प्रिया को मदद देने के लिए हाथ बढ़ाया, कुछ स्कूल अवि को स्कॉलरशिप देने के लिए आगे आए। दिल्ली, जो कभी अंधी दौड़ में सिर्फ बड़े नाम और बड़े सपने पीछे भागती थी, आज एक छोटी सी सच्चाई के आगे अपना सिर झुकाने लगी थी। कुछ महीने के अंदर प्रिया ने एक छोटा सा नया घर किराए पर ले लिया। एक कमरा, एक छोटी रसोई और एक छोटी सी छत, जहां अवि शाम को तारे गिन सकता था। वो घर कोई शीश महल नहीं था, लेकिन प्रिया के लिए वो सपनों का महल था। एक ऐसी जगह जहां कोई उसका दरवाजा पीट कर उसे निकालने की धमकी नहीं दे सकता था, जहां वो अपने बच्चे के साथ बिना किसी डर के सपने देख सकती थी। दिन के काम के बाद रात को जब सब कुछ शांत हो जाता, प्रिया एक कोने में बैठकर अपनी पुरानी किताबें निकालती थी। वही किताबें जो उसने कभी एक टीचर बनने के सपने में संभाली थी। अब जब अवि स्कूल जाने लगा था, प्रिया ने भी अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी थी, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए इरादे के साथ। उसका सपना अब सिर्फ अपना नहीं था,
वो अपने बेटे के लिए एक मिसाल बनना चाहती थी, दिखाना चाहती थी कि गिरकर भी उठना मुमकिन है, कि सपने कभी मरते नहीं, बस कभी कभी थोड़ा रास्ता बदल लेते हैं। आवी स्कूल से आकर जब माँ के कंधे पर सिर रखकर अपने दिन के किस्सों को सुनाता, प्रिया उसकी हर बात को अपने दिल में सजाती थी। हर हांसी, हर सफलता, हर नई सीख, जैसे हर दिन एक छोटी जीत हो जिसे सिर्फ माँ और बेटा समझ सकते थे। अभी जब कहता, माँ, मैं एक दिन बड़ा होकर आपके लिए एक बड़ा घर बनाऊंगा, तो प्रिया चुपके से आंसू पोंछ लेती थी और उसके गले में एक कांप सी दौड़ जाती थी। न दुख की, न डर की, बल्कि उस अनंत प्यार की जो दुनिया के सभी रिश्ते में सबसे पवित्र हैं। नए घर की सबसे खास चीज थी एक छोटी सी फोटो फ्रेम जो प्रिया ने सबसे ज्यादा संभाल कर एक दीवार पर लगाई थी। उस फ्रेम में वही मुरझाया हुआ बिल्कुल पुराना बिल्हेते था। वही चिट्ठी जो एक दिन कोर्टरूम में सब कुछ बदल गई थी। फ्रेम के नीचे प्रिया ने अपने हाथों से एक छोटी सी पंक्ति लिखी थी, विश्वास वो रोशनी है जो अंधेरे में भी राह दिखाती है। कभी कभी शाम को जब हवा में थोड़ी ठंडक होती, प्रिया अवी को अपने पास बिठाकर वो दिन याद करती जब उसने उस बिल्हेते को लिखा था। कैसे आंखों में आंसू और हाथों में कंपान के बीच उसने एक माँ का अंतिम विश्वास उस कागज पर उतरा था। जब जिंदगी के सब दरवाजे बैंड होते दिखते हैं, तब इंसान अपनी पूरी दुनिया सिर्फ एक आशा के टुकड़े में समेट लेता है। और उस दिन वो बिल्हेते प्रिया के जीने का अंतिम सहारा था। अवी हर बार नई रुचि से वो कहानी सुनता, जैसे पहली बार सुन रहा हो। हर बार जब प्रिया के शब्द रुक जाते, अवी अपने छोटी सी हाथ से माँ का हाथ थाम लेता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना माँ, अब कभी नहीं डरना। और प्रिया मुस्कुराकर उसके बालों में उंगलियां चलाती, सोचती थी कि दुनिया में सबसे बड़ा बल किसी हुकूमत या धन में नहीं, एक माँ के दिल और एक बच्चे के विश्वास में होता है। जब दो दिल एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े अंधेरे भी उनका रास्ता नहीं रोक सकते। उस रात जब दिल्ली में बारिश होने लगी, प्रिया ने छोटी सी खिड़की खोली और बारिश की बूंदें अपने चेहरे पर महसूस की। वो महसूस कर रही थी कि शायद जिंदगी का असली अर्थ वही होता है, गिरते रहना, बिखरती रहना और फिर बारिश के पानी में नए सपने उगाना। और जब प्रिया ने अवी को अपने से और करीब खींचकर गले लगाया, तो एक कहानी जो कभी एक मुरझाए बिल्हेते से शुरू हुई थी, आज एक नई कहानी में बदल चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो कभी नहीं टूटी थी, सिर्फ मजबूत होती गई थी, हर आंसू, हर संघर्ष के साथ।